हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल स्टडी सर्कल। और हम लोग देख रहे हैं BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या है। जैसा कि आप जानते हो, इस बुक में हम लोग मेजरली पढ़ रहे हैं आपकी एंशंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक। और मैं ऐसे लगभग लगभग 10 से 20 वीडियो के प्लानिंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके, और ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ ये देख के भी जाओगे तो आराम से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, मैं पूरा यकीन है। और ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है, तो इनके आने के पूरे चांसेस हैं। एकदम में नॉर्मली रिपीट आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो पूछते हैं। और देखो, हिस्ट्री में मेजरली चीज़ें वही हैं, है ना। क्या पूछा जा सकता है, कुछ इनोवेटिव, कुछ मैथ का नया सवाल तो डाला नहीं जा सकता, है ना। तो मैथ में भी क्या होता है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए, होता तो वही है। हिस्ट्री में तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहानी क्या है पूरी, आप आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। तो इसी सिलसिले में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था, आज से चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इन एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया में किस तरीके से मैथ और एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुए थे, उसका डिस्कशन यहाँ पे करना है। देखो, अभी मैथ की बात कर रहे थे, मैथ ही का क्वेश्चन भी है। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर देना मेरा चैनल, है ना। और एक बात और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, हाँ, आप चाहे सॉफ्ट कॉपी में या फिर आपको चाहिए इसकी हार्ड कॉपी, तो आप कमेंट करिए, मेरे को बताइए कि अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं वो चीज़ भी लेके आऊँगा। चार्जेबल ज़रूर होगा भाई, है ना। अब प्रिंट में चार्ज लगता है, तो हम आपको डायरेक्ट आपके घर भिजवा देंगे। जो चार्ज लगेगा एकदम रीज़नेबल रहेगा, जितना पेजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा इतने चार्जेस रहेंगे, है ना। और कुछ ऐसा नहीं है कमाना है, वही रहेगा कि आप लोगों का भला हो जाए, ठीक। और मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं, बताना चाहिए था पहले, मैंने बताया नहीं। मैं MA हिस्ट्री किया मैंने, फिर UGC नेट क्लियर्ड हूँ मैं। और आपका वेट कर रहे हैं प्रोफेसर बनने का, कहीं लग जाए, ठीक। चलो, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, जो मैथ्स का यूज़ है, एस्ट्रोनॉमी को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। जो मैथ का यूज़ है, अब ये कब से शुरू हो जाएगा, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो होगी, है ना, तभी मैथ की बात आना चालू होगी। सिविलाइजेशन के साथ ही तो मैथ डेवलप होगा। तो इसको ट्रेस बैक जब हम करते हैं कि मैथ का जो इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले पहुंचते हैं हम, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब थी, 2500 BC से लेकर 1900 BC के बीच में थी, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं। उनका आप देखो, जो टाउन प्लानिंग था, कितने एकदम 90 डिग्री पे था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उनको मैथ का ज्ञान होगा, तभी तो वो जानते थे कि हाँ भाई, इसको एकदम इतनी चौड़ाई रखनी है गलियों की, हर जगह सेम चौड़ाई थी, है ना। नालियों की चौड़ाई भी उतनी सेम थी, कितनी ऊंचाई पे बनाना है नाली, कितना उसका ग्रेडियंट होना चाहिए, है ना, ढलान कितनी होनी चाहिए, ये सबका उनको ज्ञान जरूर था। नहीं तो वो ये चीज़ें कैसे करते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो ये बड़ा प्लानिंग से उन लोगों ने कर रखा था। और ऊपर से आपने देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन था वेट एंड मेजर्स का भी। ऐसा नहीं था कि वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज नहीं थे। और स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर का मतलब क्या है कि उनको अच्छा खासा ज्ञान था मैथ का, है ना। इसीलिए वो सारा का सारा चीज़ स्टैंडर्डाइज था, ठीक है। चलो, तो मैथमेटिकल जो डेवलपमेंट है वो मेजरली हम देखते हैं कब, वैदिक पीरियड में होता है। वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 500 BC तक, ठीक है। अब इन्हीं में हम देखते हैं, एक किताब आती है सामने, सुलभ शास्त्र, ठीक। सुलभ शास्त्र में क्या था, उसमें देखो, वैदिक पीरियड था, तो उस जमाने में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती थी, खास करके आपका जो यज्ञ वगैरह होता है। तो यज्ञ में आपने देखा ना कि वेदिका बनाते हैं, यज्ञ वेदिका बोलते हैं उसको, अल्तार बोलते हैं, फायर अल्तार। तो यज्ञ वेदिका को बनाने के अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज का, क्या ज्योमेट्रिक पैटर्न रहेगा, इस सारा का सारा सुलभ सूत्र में मेंशन था, ठीक है। कितनी लंबाई रहेगी, कितनी चौड़ाई रहेगी, कैसे बनाएंगे, सारा का सारा मेंशन था सुलभ सूत्र में। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको अच्छे से नॉलेज होगी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तब जाकर उन्होंने कोडिफाई करा, लिख के रखा उसको, है ना।
फिर हम देखते हैं इसी ज़माने में कहीं न कहीं अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ पाई भी ये लोग निकाल चुके थे। पाइथागोरस थ्योरम बाद में भले ही आया, लेकिन उसका ज्ञान हमें पहले से ही पता था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। हमें पहले से मालूम था, हम इसका यूज़ भी कर रहे थे। ठीक है, हमने उसको लिखा नहीं फॉर्मूले के फॉर्म में, वो अलग बात है। फिर हमारे जो पूर्वज थे उनको बड़े अच्छे से ज्ञान था कि एक सर्किल है, उसका अगर कुछ एरिया है तो उतने ही एरिया का किस तरीके से हम दूसरा शेप बना सकते हैं। सपोज सर्किल का एरिया मान लो 56 है ना, 56 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ, तो उतने ही एरिया का इक्वेलेंट आप रेक्टेंगल कैसे बनाओगे, या ट्रायंगल कैसे बनाओगे, या फिर आपका स्क्वायर कैसे बनाओगे, ये बड़े अच्छे से हमारे पूर्वजों को ज्ञान था इस चीज़ का। ठीक है, फिर हमारे यहाँ डेसिमल सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। ठीक, जीरो का इन्वेंशन हमने किया। वो गाना सुना ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो हमने ही दिया था जीरो पूरी दुनिया को। अब इसको अलग वे में नहीं लेना कि हमने जीरो ही दिया दुनिया को, नहीं, हमने मैथ का जीरो दिया है जिससे दुनिया बाद में चली। ठीक है, तो एग्जैक्ट ओरिजिन तो डिबेटेड है कि हाँ भाई ये चीज़ें कब हुई थी, एग्जैक्टली कब हुई थी, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि गुप्त पीरियड में, जब गुप्त काल था 9th सेंचुरी, आपका 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में, जब गुप्त पीरियड चल रहा था, तब ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे और स्टैब्लिश थे, नंबर सिस्टम और जीरो वगैरह का यूज़ वगैरह, है ना। और अच्छे से इनको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, और उस जमाने में बहुत माने हुए मैथमेटिशियंस थे इंडिया के, जो आज भी उनका नाम चलता है पूरी दुनिया में। ठीक, फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होते तो आप शायद मैथ की हिस्ट्री पढ़ रहे होते। विदेशों में तो मैथ की भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है भाई, हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है। कोई भी सब्जेक्ट डेवलप हुआ है तो उसकी हिस्ट्री तो होगी ना। तो मैथ की हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी में कुछ एक हम मेंशन करेंगे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तभी तो हम यहाँ पे बता पाएंगे। हमसे क्वेश्चन ही वही पूछा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स, तो हम अब उनके नाम बताएंगे भाई कि कौन किस किस ने कंट्रीब्यूशन किया था मैथ के डेवलपमेंट में। तो आर्यभट्ट फर्स्ट का नाम सबसे पहले हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 5th सेंचुरी कॉमन एरा में थे, 500 एडी के आसपास, या कॉमन एरा बोल लो आप। और ये बहुत ही जाने माने, आप क्या बोलोगे इनको, बहुत ही जाने माने थे मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। ठीक, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी आर्यभट्टिया, उसमें इन्होंने अर्थमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री सब कवर किया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एकदम पाई की एक्यूरेट वैल्यू बताई, 3.1416। ठीक, फिर इन्होंने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट मेथड, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का मेथड्स डेवलप किए। कुछ एक लीनियर इंटरमीडिएट इक्वेशन होती है मैथ में, उनको सॉल्व किया। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते थे ना जूनियर, जब थे आप 8 9 10 में पढ़ा है ना आपने, 9 10 में, 8 में नहीं, 8 9 10 में। तो वो वाला जो साइन का टेबल है वो इन्होंने दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी भाई स्फीयर है और अपनी ही एक्सिस पे घूमती है। ठीक, और इन्होंने ये भी बताया कि बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे चांद हैं, बाकी के प्लैनेट्स हैं, ये सब किस तरीके से मूव करते हैं अराउंड स्पेस में। तो ये सब के बारे में कहीं ना कहीं इन्होंने दिया अपना। फिर सोलर और लूनर इक्लिप्सेस कैसे होते हैं उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ठीक, तो आर्यभट्ट बहुत ही महान आदमी थे यार, बहुत महान। सोच के देखो कितना समय से अपने आगे थे, है ना। फिर उनके बाद और भी लोग हुए, ब्रह्मभट्ट हुए। ब्रह्मभट्ट ने अपनी किताब दी, ब्रह्म सप्त सिद्धांत दिया उन्होंने। ठीक है, उसमें उन्होंने अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। उसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने रूल्स भी बनाए, जीरो से रिलेटेड, नेगेटिव नंबर से रिलेटेड, इन्फिनिटी से रिलेटेड। मतलब ये लोग कितने आगे थे यार, कितना दूर का सोचते थे, सोच के देखो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया इन्होंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ते हो मतलब जाकर के 11 12 ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इन्होंने सॉल्व की। अब देखो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं और आपको मैथ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये याद तो रखना ही पड़ेंगे ये चीज़ें यार, तभी लिख पाओगे, है ना, किसने क्या दिया था। फिर एक और इन्होंने सिद्धांत दिया था कि इंटरमीडिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो भास्कर ब्रह्मगुप्त ने मिल के दिया था उसको। ठीक, फिर अगले जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे उस जमाने के, उनका नाम था भास्कर वन, वो 7th सेंचुरी में थे, ब्रह्मगुप्त के साथ के थे। उन्होंने आर्यभट्ट के काम पे बहुत सारे कमेंट्स दिए, है ना, उसको और डेवलप किया, और ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को भी बहुत डेवलप किया इन्होंने, भास्कर ने। ठीक है, फिर महावीर आते हैं उसके बाद 9th सेंचुरी में।
उनकी किताब थी गणित सार संग्रह, उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिया। इतने बड़े-बड़े टॉपिक्स किए, उन्होंने फ्रैक्शंस बताया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये आप 11th में पढ़ते हो, ठीक? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया उन्होंने। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यार, मैं साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो इतना टफ था, मुझे तो बहुत टफ लगता था। इन्होंने उस ज़माने में बनाया था, 9th सेंचुरी में, गज़ब यार। भास्कर 12, ठीक? सॉरी, भास्कर 2 12th सेंचुरी में आए थे। और इन्होंने अपनी किताब लिखी सिद्धांत शिरोमणि। इसमें इन्होंने मैथ्स को 4 पार्ट में बाँटा, जिसमें अर्थमेटिक था, जिसको इन्होंने नाम दिया लीलावती। अलजेब्रा था, जिसको बीजगणित, हिंदी में अगर हम मैथ पढ़े हो तो बीजगणित का बड़ा नाम सुना होगा आपने, है ना? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट सॉल्व किए इसमें उन्होंने बहुत सारे, ठीक? भास्कर 2 का भी काफ़ी नाम है। अब देखो, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड थे। हुँ, अब देखो एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या? आप जितनी भी नहीं पढ़ते हो, ग्रह नक्षत्रों के बारे में सुनते रहते हो, भाई शनि ऐसा चल रहा है आपका, मंगल ऐसा है, भारी है, या ये कर लो, वो कर लो, है ना? तो ये एस्ट्रोनॉमी का जो कांसेप्ट था, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि इसमें मैथ बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक? तो इसीलिए मैथ, आप कह सकते हो कि एस्ट्रोनॉमी की वजह से मैथ डेवलप हुआ, या मैथ के साथ एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुआ, दोनों पैरेलली डेवलप हुए, ठीक है? इसमें इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दिया मैथमेटिशियंस ने, कि सबसे पहले तो बताया गया कि भाई हीलियोसेंट्रिक होता है हमारा, हीलियोसेंट्रिक मॉडल आर्यभट्ट ने दिया था। हीलियोसेंट्रिक मतलब कि जो आपका सन है, वो सेंटर है पूरे प्लेनेट सिस्टम का, ना कि हम हमारे आसपास सन घूम रहा है। तभी बता दिया था आर्यभट्ट ने। सोच के देखो, ये अंग्रेज कहते हैं कि हमने दिया था, क्या थे? कुछ नहीं थे हमारे आगे, है ना? फिर देखो इन्होंने कैलेंडर्स बनाए उस ज़माने में, हाँ। फिर प्लानिटरी पोजीशंस और मूवमेंट्स कैलकुलेट करते थे बड़े अच्छे से। आपने देखा है ना, कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में ये बताते हैं ना कि अभी ये इस घर में है ग्रह, उस घर में है ग्रह। कैसे कैलकुलेट करते थे ये? मैथमेटिक्स के बेस पे ही कैलकुलेशन करते थे ये। और इनको देखो 9 ग्रहों के बारे में बड़े अच्छे से पता था। 9 ग्रहों की पूजा बचपन से आप देखते आ रहे हो ना, तो 9 ग्रहों के बारे में पता था इनको अच्छे से, और उनकी मूवमेंट्स के बारे में भी इनको बड़े अच्छे से पता था, ठीक? कैसे पता था? ऑब्जर्वेशन यार। अभी देखो रात के समय में, आज की डेट में हम आसमान में नहीं देखते, लेकिन उस ज़माने में हम बहुत ज़्यादा आसमान पे फ़ोकस रखते थे रात के समय में। प्लस अ, जो स्टार्स वगैरह थे उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते थे बहुत ज़्यादा, है ना? इस चलते ये कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल में भई डेवलप हो गया। ये सालों साल, कई साल में डेवलप हुआ, है ना? 200-300 साल में लगे होंगे डेवलप करने में। जनरेशन आफ्टर जनरेशन में डेवलप हुआ ये, ठीक है? फिर आप देख लो इक्लिप्सिस का एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, आज भी होता है ना, एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देते हैं। चलो आप तो साइंस की भी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन तब तब भी हम एकदम एक्यूरेसी से बताते थे भाई साहब। पंचांग देख करके बता देते थे ना। आज भी हमारे पंडित वगैरह, कि कब आपका सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब अमावस्या होनी है ना, कब चंद्रमा रात होगी, सब बता देते हैं ना एकदम एग्जैक्ट। कैसे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, ठीक? फिर उस ज़माने में इन्होंने ये तक बता दिया था कि अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है, ठीक? ठीक है ना? फिर एस्ट्रोनॉमी में और क्या डेवलपमेंट हुई थी? एस्ट्रोनॉमी में डेवलपमेंट आप देखो तो नक्षत्रों के बारे में तो इन्होंने पता लगाया ही लगाया था। साथ में सिद्धांतिक पीरियड आया था, 4th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में सिद्धांतिक पीरियड बोला जाता है। वहाँ पे थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई। 4 सिद्धांत दिए गए, सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलीसाद सिद्धांत, हाँ, वशिष्ठ सिद्धांत और पैट पैतमहा सिद्धांत। सिर्फ नाम याद रख लो, इनके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, बहुत आगे नहीं पहुँचे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा ना समझो, अभी बहुत छोटे हो अभी आप, ठीक है? और वैसे भी ये सिद्धांतों के बारे में हमें नहीं जाना, हम एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है? मन करेगा डिटेल में जानना है तो पढ़ लेना भाई, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से उतना डिटेल नहीं जानना इनको, ठीक है? तो ये 4 आपके डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल थॉट के स्कूल्स थे। और हालांकि इनका जो ओरिजिनल रिटन था वो तो सब लॉस्ट हो चुका है, लेकिन हाँ, इनको पढ़ पढ़ के लेटर एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। फॉर एग्जांपल आज जो हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ मैं। अब उन किताबों से मैं अपनी हिस्ट्री की किताब लिखूँ, तो हो सकता है जो अगली जनरेशन है वो मेरी किताब पढ़े, हाँ,
पुरानी वाली किताबें ना पढ़े तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो किताबें अभी छपती हैं वो किताबें छपना बंद हो जाएंगी, है कि नहीं? और धीरे धीरे वो लाइब्रेरियों में रहेंगी, और लाइब्रेरियों से भी कहीं गुम हो जाए या कहीं मान लो कहीं लॉस्ट लॉस्ट हो जाए, कोई जल जाए, कुछ हो जाए, है ना? कुछ पता थोड़ी है भाई। तो वो खत्म हो गई, तो फिर रेफरेंस में क्या रह जाएगा? और जो मैंने लिखी है, तो यही हुआ कि जो ओरिजिनल बुक्स थी वो नहीं रही अब, लेकिन उनके पढ़ के जो इन्फ्लुएंस हुए और लेटर जो फर्दर वर्क्स हुआ वो आगे बढ़ता रहा। ठीक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि किस तरीके से आपका डेवलप ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी का एंशिएंट इंडिया में। ठीक है। टाइम हो तो किताब भी पढ़ लेना, बेटर रहेगा। नहीं टाइम है तो इतना जितना मैंने बताया आप उसको लिख के आ जाना, एक दो बार सुन लो, अच्छे से लिख के आ सकते हो। इवन एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि वराहमिर करके एक बहुत ही माने हुए साइंटिस्ट थे 6th सेंचुरी में, उन्होंने पंच सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। किस चीज़ के बारे में? प्लैनेट्स की मोशन के बारे में, इक्लिप्सिस के बारे में, जॉडियक साइंस के बारे में इन्होंने बड़े अच्छे से दिया। जॉडियक साइंस है क्या एक्चुअली में? जो आपके नहीं है इस राशि के उस राशि को। अब देखो आसमान में ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि तारों से मिला करके कोई ना कोई शेप बनती है ना? तो उन शेप को ही जॉडियक साइंस बोलते हैं। और अर्थ का मूवमेंट कभी एक प्लैनेट एक जॉडियक में होता है, कभी दूसरे जॉडियक में हम चले जाते हैं, तो उस हिसाब से आपकी ग्रह बदलते रहते हैं। ठीक है। फिर हमने आप देखो बाद में ये जंतर मंतर वगैरह का नाम सुना ना, तो उसको ऑब्जर्वेटरी बोला जाता है। तो ये प्लैनेट्स की स्टडी के लिए बनवाए गए थे। इवन 18th सेंचुरी तक इतना डेवलप था हमारा, है ना? तो 18th सेंचुरी में भी प्लानिटरीज का डेवलपमेंट किया जाता था। जैसे जंतर मंतर दिल्ली में भी है आपका, जयपुर में भी है। जयपुर वाला तो बहुत ही बढ़िया है, इवन दिल्ली वाला भी बहुत अच्छा है। वहाँ जाओ तो गाइड से जानो उसके बारे में। सूरज की रोशनी से ही टाइम दिख जाता है उसमें, और एकदम एग्जैक्ट टाइम बताता है भाई। छाया मूव करती रहती है हर सेकंड, और उस पर दीवार पे टाइम लिखा हुआ है, और वो टाइम आपकी घड़ी के टाइम से मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम बता देता है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। आपको 500 वर्ड में लिखना होता है, ये क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, 500 वर्ड में आते हैं लिखने के लिए। 500 भी नहीं, 400 वर्ड, सॉरी। 500 तो हम आपके उसमें लिखते हैं, एमए में लिखते हैं। आपको 400 वर्ड में ही लिखना है, तो इनफ है आपके लिए इतना। डिस्क्राइब मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। चलो एक बार फिर याद दिला दूं यार कि अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे जो बीए एमए के आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब के सब यहीं पे मिल जाएंगे आपको। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन चैप्टर्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर की बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। हम्म, पानी पी रहा था। चलिए, मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। अभी मेगालिथिक कल्चर जो है ना कहीं आयरन एज के बिगिनिंग से रिलेटेड है, और ये उससे पहले भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आयरन एज में मेनली है ये। जब ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड मेजरली माना जाता है वो 1500 बीसी से 500 कॉमन एरा तक, मतलब 2000 साल के आसपास माना जाता है इसका मेगालिथिक कल्चर था। और ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। अलग अलग जगह थी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, केरला हो, हर जगह साइट्स हमें मिली हैं इनकी मेगालिथिक कल्चर्स की। है क्या मेगालिथिक कल्चर? नाम से ही पता चल रहा है, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन। बड़े बड़े स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ भी बरियल साइट्स था वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए जाते थे। आज भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे एज अ मेमोरियल लगा दिए जाते हैं पत्थर, है ना, याद में कि हाँ यहाँ पे मेमोरियल लगा दिया पत्थर को। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, हम देखेंगे। अब इनसे हमें क्या पता चल सकता है, बरियल साइट से हमें क्या पता चल सकता है? तो बरियल साइट्स की स्टडी की है जब हमने, कई सारे एक साइट पे तो है नहीं, कई जगह साइट पे और अलग अलग जगह पे है, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो उनसे हमें उस जमाने की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है कि क्या थी डेक्कन में और साउथ इंडिया में। ठीक है। फीचर्स की बात अगर हम करें, फीचर्स की बात करें मेगालिथिक कल्चर की, तो सबसे पहले बरियल प्रैक्टिसेस। वहाँ पे जो जितने भी बरियल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया,
वहाँ पे टॉम्ब बना दिया जाता था और स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। ये स्ट्रक्चर के भी अपने फीचर्स थे, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर थे। अब देखो अलग अलग जगह में अलग अलग ही होगा, सब जगह एक जैसा ही स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ह्यूमंस हैं, हम इनोवेटिव हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं। तो वही हुआ भी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वेरियस टाइप्स ऑफ टॉम्ब और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पहला टॉम्ब एंड स्ट्रक्चर जो है कहलाता है डोलमेन। डोलमेन क्या है? वो क्या होता है, जैसे टेबल कैसे होती है, ऊपर में एक स्लैब रहता है और उसके नीचे में अम, चार पैर पहिए चार पैर होते हैं उसके, है ना। तो चार पैर की जगह पे आप समझो कि दो या चार स्टोन्स होंगे नीचे में और ऊपर में बड़ा सा स्लैब होगा। ठीक है, इस टाइप के हमें टॉम देखने को मिली हैं, उसको डोलमेन बोलते हैं। फिर आपका कार्न सर्कल्स मिला है। इसमें क्या करते हैं, बरियल पिट जो होता है, जो गड्ढा जहाँ पे दफनाया जाता था, उसके चारों तरफ से सर्कल की तरह से स्टोन्स लगा दिए जाते हैं। ठीक। फिर अर्न बरियल, इसमें क्या होता था, मिट्टी के जार बनाए जाते थे बड़े बड़े। ठीक। जो ड्रम होते हैं ना हमारे, वैसे ड्रम मिट्टी के बना के, और उसमें ह्यूमंस को डाल के और फिर नीचे दफन किया जाता था। ठीक है, तो ये स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता था, इस टाइप का अर्न बरियल। फिर चौथा जो हमें टाइप मिलता है वो है सिस्ट। सिस्ट क्या है, बॉक्स ग्रेव है, बॉक्स टाइप का होता था। ठीक। स्टोन के स्लैब्स होते थे, चारों तरफ से बॉक्स के टाइप में बनाया जाता था उसको, और उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता। जैसे अभी देखो आप क्रिश्चियंस वगैरह जो है वो कैसे कफन होता है ना, तो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें डेड बॉडी को डाल के फिर नीचे दफन कर दिया जाता है। तो उस जमाने में इसी तरीके से समझो, एक तरीके से था, लेकिन वो वुड का नहीं बन के स्टोन का बनाते थे। ठीक, इतना डिफरेंस है। चलो, क्लियर। तो इस टाइप के आपके वेरियस टाइप्स ऑफ टॉम एंड स्ट्रक्चर थे। अब इन बरियल्स जो था उसको में हमें क्या मिला है, जब देखा गया खोल के, तो उसमें आयरन के वेपन मिले हैं, टूल्स मिले हैं, पॉटरी मिली है, बीड मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि वो फर्मली बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। और हर अब देखो हर किसी के सब में एक जैसा तो था नहीं, किसी में ऑर्नामेंट्स ज़्यादा होंगे, है ना, कोई बेटर ऑर्नामेंट होगा, हो सकता है सिल्वर गोल्ड की भी ऑर्नामेंट हो उसमें, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कहीं पे बहुत कम क्वांटिटी में। तो इससे हमें पता चल रहा है उनका सोशल स्टेटस, है ना। जैसे इजिप्ट के राजा मरते थे, है ना, तो उनकी जब कब्रें देखी जा रही हैं पिरामिड्स में, तो अलग अलग राजा के अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जब बहुत बड़ा राजा था उसका बहुत ही ज़्यादा खजाना उसके साथ मिलता था, और आम आदमी के जो छोटा मोटा हमें मिली हैं ममीज वगैरह, वहाँ पे कुछ नहीं होता था या थोड़ा मोड़ा होता था, सिंपल सी चीज़ें। तो ये शो करता है क्या, सोशल स्टेटस को। ठीक। आज भी होता है, आप देख लो क्रिश्चियंस वगैरह में, आप ग्रेवयार्ड में जाकर देखोगे, तो जो जितना अमीर है उसकी ग्रेव का पत्थर जो है वो वैसा हो दिखेगा आपको, है ना। किसी का सिंपल होगा, किसी का बहुत डेकोरेटेड होगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक। मैग्नेलिथिक कल्चर कैसा था, जो चीज़ें मिली हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होंगे, तो एग्रेरियन कल्चर था इनका। साथ में हंटिंग, हर्डिंग, मेटल वर्किंग भी करते थे, क्योंकि देखो हमें सोड वगैरह मिली है ना, वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ मेटलर्जी का इनको अच्छा ज्ञान था। साथ में हमें वेपन्स मिले हैं, आयरन के वेपन्स मिले हैं, सोड, सिक्कल, एक्स, प्लोशेयर। तो ये सब एकदम क्लियर इंडिकेशन करता है कि साउथ इंडिया में आयरन एज आ गया था। ठीक है। साथ में हमें ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी मिली है वहाँ पे। कौन कौन से मेटल्स का यूज़ करते थे, आयरन तो हमें पता चल ही गया, साथ में कॉपर और ब्रॉन्ज का भी ये यूज़ करते थे। तो इससे पता चलता है कि इनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छी खासी थी, ये कहीं पीछे नहीं थे। ठीक है। और साथ में सेमी प्रेशियस स्टोन्स का भी यूज़ करते थे, ये गोल्ड बीड्स का भी यूज़ करते थे, और इवन ग्लास आइटम्स भी मिले हमें बरियल्स में। ठीक। सेटलमेंट एंड इकोनॉमी की बात करें तो देखो, ये लोग परमानेंट सेटलमेंट के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। ठीक। और ज़्यादातर जो परमानेंट सेटलमेंट्स मिली हैं वो कहाँ पे, रिवर के किनारे और फर्टाइल लैंड्स में मिली है। और रिवर के किनारे फर्टाइल लैंड है, तो क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर करते ही होंगे। जब इनको टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान था तो एग्रीकल्चर तो ज्ञान होगा ही होगा। और साथ में जो कॉन्टेम्प्ररी दूसरी सिविलाइजेशन है उनके साथ भी ये ट्रेड करते होंगे, तो अगर नहीं भी जानते होंगे तो आपस में एक्सचेंज तो होता ही है, कल्चरल एक्सचेंज, है ना। तो क्रॉप्स जो इनके यहाँ से मिली है, क्योंकि हमें पता चल रहा है वो मिलेट्स, पल्सेस और राइस का ये लोग प्रोडक्शन करते थे।
एनिमल्स भी पालते थे जैसे कैटल, शिप, गोट, पिग। हाँ, आयरन का प्लोशेयर मिला है हमें। और इससे पता चलता है कि आयरन का प्लोशेयर है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर सरप्लस होगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्लस में रहता होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक। स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैनशिप थी, पॉटरी मिला है, मेटल वर्क मिला है, बीड मेकिंग मिला है ना। तो काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी यहाँ पे। और 100% ट्रेड भी होता होगा इनका आपस में, इंटरनल भी होता होगा, एक्सटर्नल भी होता होगा, क्या पता। तो मैं आपको इसीलिए पहले, इससे पहले वाले वीडियो में ही बोल रहा था कि इंडियन हिस्ट्री में यार, और इंडियन या किसी भी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मिली हैं, और कई सारी चीज़ें बस गैस कर दी गई हैं, उनको प्रूव करना मुश्किल है। तो आप सोचो कि हिस्ट्री मतलब बहुत बड़ा आपको सोर्स है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पढ़ाई कर सकते हो, बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री में, एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, हाँ, सिर्फ डिग्री लेने की बात कर रहे हो कि हाँ भाई सिर्फ डिग्री मिल जाए तो अलग बात है, और अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट्स, साइट्स कौन कौन सी हैं? मेगालिथिक साइट्स के बारे में भी क्वेश्चन खड़ा होता है कि कहाँ कहाँ पे है। तो मैंने आपको बताया था कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मेजरली पाए गए हैं। कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, मस्की, हालूर। देखो नाम थोड़ा सा, क्योंकि साउथ इंडियन नाम है, आपको शायद नाम याद रखने में मुश्किल हो, लेकिन देखो ब्रह्मगिरी और मस्की, ये नाम तो आप याद रख सकते हो। मस्की तो इवन यार आपका, मस्की से तो अशोक के एडिक्ट्स भी मिले हैं, तो आपको तो वैसे भी पता होना चाहिए। और ब्रह्मगिरी आसान याद है ना। और हल, एग्रीकल्चर के टाइम पे हल यूज होता था तो हल्लूर। हाँ, थोड़ा बहुत अपनी इमेजिनेशन लगा के याद करो, रखो यार थोड़ा, है ना। तमिलनाडु में आदि आदि चनालूर, हाँ, सानूर, पुरकालाम, 3 जगह है। ठीक। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और कोदांचा, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं साउथ इंडिया की। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सब एक जैसे ही नहीं मिलता, रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है बरियल स्टाइल्स में भी और मेटेरियल कल्चर में भी इनके। ठीक। जिसके पास जो जहाँ मिलता होगा उस हिसाब से उन्होंने, जिस चीज़ की अबंडेंस ज़्यादा होगी उस हिसाब से उन्होंने बरियल साइट्स में अपनी चीज़ें डाल दी, है ना। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि हमें पता चलता है कि अब जो लाइफ थी उस जमाने में, मेगालिथिक लाइफ, लाइफ जो थी वो अब कहीं ना कहीं प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री की तरफ मूव कर रही थी, है ना। हम्म। अभी हमें इस एरा का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन हाँ, क्या पता कभी मिल ही जाए। और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है उससे तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। हमें 100% पता है कि इनको मेटलर्जी का बहुत ही बेहतरीन ज्ञान था। और मेटलर्जी का ज्ञान यार छोटा मोटा ज्ञान नहीं होता, बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज्ञान है ये। मतलब आप किसी, मान लो लोहे को ही गर्म कर रहे हो, पिघला रहे हो, है ना, उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है, ब्रॉन्ज बना रहे हो आप उसको, तो कितने परसेंटेज ऐड होना चाहिए, कितना परसेंटेज हो, तो उस हिसाब से उसकी हार्डनेस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, एकदम ऐसा बन जाएगा कि टूट जाए। तो बहुत ही मतलब एक्सटेंसिव नॉलेज थी इनको मेटलर्जी के बारे में, है ना। और पता चला है, एविडेंसेस मिले हैं कि ये अब सीडेंटरी लाइफ जीने लग गए थे। पहले ये माइग्रेशन की लाइफ जीते थे, जब इनिशियल फेजेस में एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग वंटिंग करते रहते थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे, तो अब ये रुक के भी लाइफ जीने लग गए थे। ठीक। और ग्रेव्स से जो हमें इक्विपमेंट्स और गुड्स मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि ये आफ्टर लाइफ में 100% बिलीव करते होंगे। और सोसाइटी हायरार्कियल जरूर होगी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन 100% होगा, क्योंकि किसी की कब्र में ज़्यादा है इक्विप मिले हैं हमें चीज़ें, किसी में एकदम सिंपल मिली है। तो और मेगालिथिक स्ट्रक्चर से भी पता चल जाता है, तो हमें पता चल, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का 100% जरूर था वहाँ पे। ठीक। तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया है ना, कि मेगालिथिक कल्चर के फीचर्स बताओ। अब एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। डिस्कस द चेंजेस इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें आपकी कमेंट्स को। डिस्कस द चेंजेस इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए इकोनॉमी और सोसाइटी को, उसको पढ़ना है हमने। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कब से है? 1000 से लेके 600 BC,
कोई 500 बीसी बोलता है, कोई 600 बीसी। थोड़ा सा लाइन एकदम ऐसा एग्जैक्ट नहीं हो सकती हिस्ट्री में, है ना, तो ओवरलैपिंग है। जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होता है, कुछ भी साइंस जैसा एकदम 1+2 3 नहीं होता। ठीक। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है हमें लेटर वैदिक पीरियड में। सीधा पहले डाइव इन करते हैं इकोनॉमिक चेंजेस में, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि पेस्टोरल इकोनॉमी से सेटल्ड एग्रेरियन इकोनॉमी अब हो चुकी थी। ठीक है, जो गंगा जमुना का द्वाब एरिया है वहाँ पे पूरा का पूरा अब ये लोग आकर के बस गए थे, सेंट्रल बन चुका था ये गंगा जमुना द्वाब। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आयरन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, है ना। आयरन टेक्नोलॉजी के कारण आयरन जो प्लो शेयर था वो डीपर तक टिलिंग कर सकता था। ठीक है, गहराई तक अब अ, हल जा सकता था। उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो अंदर की मिट्टी होती है वो ऊपर आती है, दूसरा वाटर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट को अच्छे से मिलते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी भयंकर तरीके से बढ़ जाती है। और एक शतपथ ब्राह्मण किताब है, उसमें प्लोइंग से रिलेटेड रिचुअल्स भी है, पूजा पाठ है ना। प्लोइंग करने से पहले ही पूजा पाठ होती थी, आज भी होती है गांव वगैरह में। हल वल की बहुत पूजा होती है, खेती करने से पहले भी पूजा होती है, तो तब भी था, तो वो मेंशन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में अच्छे खासा। ठीक है, तो इससे हमें एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पता चलती है। फिर कुछ न्यू क्रॉप्स बहुत ज़्यादा उगाए जाने लग गए थे, जैसे राइस, उसको व्रीही बोला जाता था। वीट, जिसको गौधम बोला जाता था। लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब आपकी दालें, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा उगाई जाने लगी थी। पहले बार्ले पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, अब ये राइस, व्हीट और लेंटिल्स पे भी डिपेंडेंट उगाने लग गए थे। ऊपर से हम देखते हैं कि डबल क्रॉपिंग करने लग गए थे, गर्मी में भी सर्दी में भी करते थे। ठीक। सेकंड फीचर लैंड ओनरशिप का इकोनॉमी में। पहले ऋग्वेदिक पीरियड में क्या होता था, लैंड के जो ओनर्स होते थे कॉम्युनल होता था, है ना, सबकी लैंड थी, प्रोडक्शन जो होता है सब में बांटा जाता था इक्वली। अब लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में देखा जाने लग गया कि प्राइवेट लैंड ओनरशिप धीरे धीरे ज़्यादा होने लग गई। जो किंग्स बन गए अब, है ना, वो क्या करने लग गए, प्रिस्ट को लैंड देने लग गए, डोनेट करने लगे, ग्रांट करने लग गए, है ना। और भी जो इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स थे उनको भी वो ग्रांट करने लग गए। ठीक है, इससे क्या हो गया कि अब पहले जो कॉम्युनल लैंड थी अब वो कॉम्युनल नहीं रह गई, जिस प्रिस्ट को मिली उसने अपना कब्जा कर लिया, है ना। वो दूसरों को नहीं उस पर खेती करने देगा, या जो उससे प्रोडक्शन होगा वो उसका अपना इंडिविजुअल हो गया, है ना, कम्युनिटी में नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक लैंड कंट्रोल का दौर चलने लग गया। तो इससे क्या होगा, कुछ लोग अमीर बन जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे, साफ साफ हो जाएगा ना। सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ने लग जाएगा इकोनॉमिकल। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस पीरियड में एक ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। पहले लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, अब क्या होने लग गया, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा सरप्लस होने लग गया कि अब खेती में ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब कुछ लोग दूसरा काम भी करना चालू करते हैं, जैसे कुछ लोग कारपेंटर बन गए, कुछ मेटल वर्कर बन गए। मेटल वर्कर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, जिसमें मैं अभी इससे पहले बता रहा था, है ना, कि मतलब मेटल को मोल्ड करना, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना, बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है यार आज भी। पॉटर, फिर कुछ लोग पॉटरी बनाते थे, कुछ वीवर्स थे, कपड़े बनाते थे, कुछ लेदर का काम करते थे, और कुछ रथ बनाते थे, चैरिट मेकर्स थे। ठीक, जो रथकार थे, चैरिट मेकर्स थे, उनका स्टेटस हाई था, क्यों, क्योंकि वो राजा वगैरह के रथ बनाते थे, आम आदमी के लिए तो बनाते नहीं थे, या पैसा वालों के लिए बनाते थे रथ। तो इस चलते उनको पैसा ज़्यादा मिलता था और उनकी लाइफ थोड़ा बेटर थी कंपेरिजन टू अदर्स। तो हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं आप देखो इकोनॉमी में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना। किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, किसी की नॉलेज अलग है, किसी की नॉलेज कुछ और है ना। जैसे आज हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही होने लग गया था उस जमाने में भी। इमरजेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, साथ में स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अब अपने लिए तो प्रोडक्शन करते नहीं होंगे, अब दूसरे को भी देंगे, है ना। पहले तो अपना ही यूज़ करते हैं, प्लस फिर बाद में दूसरों को देते होंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा। और उस ज़माने में अभी भी बार्टर सिस्टम ही मेजरली यूज़ किया जाता था, हालांकि अब जो था, चीज़ों को किस तरीके से आप कंपेयर करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि रथ के बदले में तुम 10 किलो चावल दे दो, तो उसकी एक प्राइस कहीं न कहीं अब डिटरमाइन की जाने लग गई थी, और उसको गोल्ड स्टैंडर्ड में नापा जाता था। कि सपोज़ रथ है, तो रथ को बोल दिया कि भई इसकी कीमत लगभग-लगभग, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो उस ज़माने में बोल दिया कि भाई 4 किलो
गोल्ड के बराबर है, ठीक है। तो अब 4 किलो गोल्ड के बराबर जो चावल होगा उतना दो हमें, तो हम रख दे देंगे, या कुछ और दो तो हम रख देंगे, है ना। इस तरीके से अब गोल्ड का स्टैंडर्ड यूज किया जाने लग गया था। तो इससे हमें पता चलता कहीं ना कहीं मॉनेटरी सिस्टम की तरफ अब बढ़ने लग गए थे लोग, ठीक। फिर हमें और रेफरेंसेस मिलता है, मर्चेंट्स का रेफरेंस मिलता है, गिल्ड्स का रेफरेंस मिलता है। गिल्ड्स को हिंदी में श्रेष्ठनी श्रेष्ठिन बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना यार। अब देखो मान लो मेटल वर्कर्स ही हैं या कारपेंटर ही हैं, है ना। कारपेंटर अब जब वो चीज़ें बेचते होंगे, बाहर ट्रेड भी करते थे, तो उनका आपस में भी कंपटीशन था, है ना। ऊपर से स्टैंडर्ड भी बनाना ज़रूरी था, है कि नहीं? तो उन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या इंश्योर करती थी? क्वालिटी इंश्योर करती थी, कॉस्ट इंश्योर करती थी, कोई सस्ते में ना बेचे, घाटा ना कराए, है ना। या फिर आपका एथिकल प्रैक्टिसेस, घटिया सामान बना के ना बेच रहा हो मार्केट में, या फिर किसी को बेचा वो पैसा नहीं दे रहा। तो इस सब के लिए उन्होंने एक गिल्ड सिस्टम बनाया। तो आप देखो कहीं ना कहीं कॉमर्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। इवन सी वॉयजेस के बारे में भी मेंशन मिलता है हमें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में तो मेंशन है ही है। टैक्सेशन एंड गवर्नेंस, अब देखो जब सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स होने लग गई, साइज में बड़ी होने लग गई, हाँ, तो अब जो राजा वगैरह थे उनको भाई इतना मेंटेन करने के लिए उनको आर्मी चाहिए होगी, है ना, नौकर चाहिए होंगे, और अफसर चाहिए होंगे जो अलग अलग जगह जाके काम देख सके, मेंटेन कर सके लॉ एंड ऑर्डर। तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा टैक्स के फॉर्म में, तभी तो पैसा आएगा। आज आप दुनिया भर का टैक्स देते हो, है ना। चाहे आप 1 रुपये का सामान भी खरीद के आते हो, उसमें भी टैक्स दे के आते हो गवर्नमेंट को। बाकी जीएसटी वीएसटी तो अलग ही है। तो ये क्या होता है? ये सारा पैसा जाता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है? आर्मी मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, पुलिस मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आप जानते हो, है ना। बैंक्स हैं, सरकारी बैंक कितने सारे हैं। चलो बैंकों का तो अलग है, वो उनका अलग सिस्टम है किस तरीके से पैसा कमाते हैं। पर कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। आज की डेट में मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो हॉस्पिटल्स हैं आपके, है ना। हॉस्पिटल्स में, कई हॉस्पिटल्स में तो फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो फ्री है, आपको देखते हैं, है ना। और कई ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट फ्री में कर रही है, आपको पैसा नहीं लेती है। तो वो पैसा नहीं, डायरेक्टली नहीं ले रही है, बट इनडायरेक्टली तो ले ही रही है ना आपसे गवर्नमेंट, टैक्स के फॉर्म में ले रही है। आपकी बाइक है, पेट्रोल भराने जाते हो, आज की डेट में 100 रुपये का पेट्रोल है, तो उसमें से 20-30 रुपये तो गवर्नमेंट टैक्स ही लेती है तुम्हारा। एक्चुअल प्राइस तो 70 रुपये है पेट्रोल का। तो ये सारा पैसा लेती है गवर्नमेंट, और फिर उसको कहीं ना कहीं और लगाती है, रोड बनाती है आपकी, पुल बना रही है ना, रेलवेज ला रही है, दुनिया भर के काम करती है गवर्नमेंट। तो ये पैसा वहाँ जाता है। तो उस ज़माने में वैसे ही था भाई, दुनिया भर की नीड्स थी उनकी, तो उसका वो कैसे करते थे? उसको वो उसी तरीके से कर पाते थे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि टैक्सेशन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस ज़माने में भी टैक्स लेते थे। उन टैक्स का नाम क्या था? जैसे आज जीएसटी है ना, या दूसरे टैक्सेस होते हैं, टोल टैक्स वगैरह देते हो ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो टोल टैक्स होता है। तो उस ज़माने में भी टैक्सेस थे अलग अलग टाइप के, जिसको बली बोलते थे, भाग बोलते थे, ठीक। इनको कलेक्ट करने के लिए भी ऑफिशियल्स थे, जिनको संग्रहितिर बोलते थे, संग्रह करने वाले संग्रहितिर, ठीक है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज चालू हो चुकी थी, ठीक। तो ये सारा इकोनॉमी के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से इकोनॉमिक चेंजेस लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। अब हम सोशल चेंजेस के बारे में देखते हैं। देखो सोशल चेंजेस में जो है लेटर वैदिक पीरियड में जो मेजर था, आपने देखा कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में होना चालू हो गई है ना। कोई ये प्रोफेशन फॉलो कर रहा है, कोई वो प्रोफेशन फॉलो कर रहा है ना। स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो अब जो ये वर्ण सिस्टम था, ये इंक्रीज भी कर रहा था, और अब ये बहुत ज़्यादा फिक्स भी कर दिया था, नॉन रिजिड कर दिया था। तो सबसे पहले वर्ण सिस्टम ही पढ़ते हैं। वर्ण सिस्टम क्या होता है? सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी को 4 भागों में बांटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, है ना, सोशल पॉलिटिकल पावर इनके पास थी सबसे ज़्यादा। क्षत्रिय राजा बनते थे, ब्राह्मण का तो आपको पता ही है, पूजा पाठ में था उनका पूरा कंट्रोल। फिर वैश्य, वैश्य मेजरली इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जितने भी बनिया वगैरह हैं वो सारा बिजनेस वगैरह करते थे ये लोग, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा मेन टैक्स पेयर होते थे, ठीक। इनको क्या फ़ायदा था टैक्स देने का? राजा इनको प्रोटेक्शन देते थे, है ना, कि भाई तुम बिजनेस कर रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, कोई पैसा नहीं देगा तुम्हारा, तो हम गारंटी लेते हैं और हम तुमको ये सारी चीज़ें
एफिशिएंटली तुम्हारा चलता रहे बिजनेस, उसका हम गारंटी लेते हैं, उसके बदले में तुमको टैक्स देना पड़ेगा भाई। ठीक। तो अरे हाँ, मैं और भी चीज़ें भूल गया था आपको बताने के लिए इसमें, कि टैक्सेस का क्या यूज़ करते हैं। आपका पुलिस सिस्टम है ना, आपका देख लो जुडिशियल सिस्टम है, चलता है कितना बड़ा, तो ये सब भी तो गवर्नमेंट ही खर्चा उठा रही है, कितना बड़ा है। ठीक है, चलो, तो उस ज़माने में भी ऐसे ही था। ठीक है, फिर जो चौथा वर्ण है, शूद्र वर्ण, वो क्या था? उनका काम था सर्विस देना इन तीनों वर्ण को। सर्विस देना मतलब क्या? आप बहुत सारी सर्विसेज थे। अब देखो, मेटल वर्किंग के लिए कुछ मेटल, जैसे आज भी जाओ आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में, तो एक क्या होता है, सुपरवाइजर होता है ना, या इंजीनियर होता है बड़ा, उसके नीचे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। सपोज आप देख लो, आपने कहीं पे घर बनता हुआ देखा होगा, तो एक क्या होता है, जो मेन होता है ना, काम करने वाला हेड होता है, उसको पता है कि दीवार कितनी बनानी है, और आपका जो सीमेंट और पानी मिलाते हैं, गारा बनाते हैं, उसमें कितना सीमेंट मिलेगा, कितना रेत मिलेगा, कितना पानी मिलाना है ना, ये सब एक आदमी डिसाइड करता है ना। लेकिन काम करने वाले तो बहुत सारे होते हैं। तो जो सर्विस क्लास थे, वो शूद्र थे। ठीक, समझ में आ गया आपको? लेकिन अब क्या होने लग गया, कि अब इन लोगों ने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि जो जिस वर्ण में है उसी वर्ण में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था, ओपन थे कि कोई भी जो काम करता था उस हिसाब से उसको वर्ण बदल जाता था। जैसे मान लो कोई ब्राह्मण के घर में हुआ, लेकिन वो बिजनेस करने लग गया, तो वो वैश्य बन गया, है ना। एक ही घर में अलग अलग काम करते थे, अलग अलग उनके वर्ण हो जाते थे। लेकिन बाद में चल के लेटर वैदिक पीरियड में फिक्स कर दिया गया, नहीं भाई, जो जिस वर्ण में पैदा हुआ उसका वही वर्ण रहेगा। ठीक है। अब देखो, तीनों वर्ण को ये छूट थी कि वो एक सेरेमनी होती थी, उपनयन, वो नहीं होता है धागा पहनने वाला, जनेऊ पहनने का, है ना, तो वो तीनों वर्ण पहन सकते थे, लेकिन शूद्रों को अलाउड नहीं था। ठीक है, ये एक बड़ी चीज मानी जाती थी उस जमाने में। ठीक। अब स्टेटस ऑफ वुमन क्या था भाई, वुमेन्स का स्टेटस कैसे था? वर्ण का तो हमने देख लिया। अर्ली वैदिक पीरियड में जो था, उस जमाने में वुमेन्स को हाई फ्रीडम ज़्यादा थी, स्टेटस भी हाई था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते इनकी पोजीशन डिक्लाइन होने लग जाती है। इनको अब डोमेस्टिक रोल तक ही रोक दिया गया था। इवन पहले जो पब्लिक असेंबली होती थी, सभा समिति, वहाँ ये लोग पार्टिसिपेट करती थी, अपना ओपिनियन रखती थी, अब इनको वहाँ भी अलाउ नहीं किया जाता था। और जो उपनयन सेरेमनी, पहले शूद्रास को नहीं अलाउड था, अब वुमेन्स को भी अलाउ नहीं था, ये भी नहीं कर सकती हैं। ठीक। फिर देखो, उस सोसाइटी में, उस ज़माने में पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा थी। पॉलीगैमी मतलब एक आदमी कई औरतों से शादी करता था। ठीक है, तो पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रखी जाती थी। और माना जाता था कि घर में बेटी हो गई है तो मतलब कि दुख का बाढ़ आ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो ये सब इंडिकेट करता है कि सोसाइटी अब बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल शिफ्ट हो चुकी थी, पैट्रियार्की में बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी थी। ठीक है। फैमिली और किनशिप कैसे थे? जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पैट्रियार्कल फैमिली हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका था। पैट्रियार्कल मतलब अ, फादर का नाम चलता है ना। आप देख लो, आज भी वही है ना, फादर का ही नाम चलता है, थोड़ी ना मदर का नाम चल रहा है आपका। आपका सरनेम है, फादर का सरनेम है ना, मदर का सरनेम थोड़ी ना चला आपके आगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। और उसी टाइम पे गोत्र का सिस्टम निकाला गया। और गोत्र का मतलब है कि हम सब एक ही एंसेस्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं वो एक थे। तो ये सबको पता होता है गोत्र क्या है, आप सबको पता होगा अपना गोत्र क्या है। हाँ, और गोत्र का आज भी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं आप देखो वही चल रहा है, उस जमाने में जो बनाया गया, कि आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है कि आप एक ही एंसेस्टर के हो, तो आप भाई बहन हो, आप शादी नहीं कर सकते आपस में। ठीक है, तो आप देखो, कभी भी शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले गोत्र पूछा जाता है कि कौन से गोत्र से हो। ठीक। फिर आश्रम सिस्टम उस जमाने में उभर के आया लेटर पीरियड में। 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य, जो कि स्टूडेंट का था, लाइफ है। फिर गृहस्थ आश्रम, जब शादी होती थी, हाउस होल्ड। फिर वनप्रस्थ आश्रम, हर्मिट। धीरे धीरे अब आप पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। फिर संन्यास आश्रम। ठीक है, कि सब चीज छोड़ के, त्याग करके निकल जाओ। ठीक। अब ये वन्यास और संन्यास आश्रम वेल डिफाइंड नहीं था कि एक्चुअली क्या करना है। बट जो मेल्स की लाइफ थी, वो माना जाता था कि यही 4 आपको अपनानी है। ठीक। रिलीजियस चेंजेस भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। जो पहले वैदिक ऋग्वेदिक काल था, उस जमाने में इंद्र और अग्नि की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी, बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ में इंद्र और अग्नि की ही पूजा की जाती थी। लेकिन बाद में क्या होने लग गया, अब नए गॉड्स को
ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी। वैल्यू मतलब अब ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, है ना? प्रजापति गॉड जिनको क्रिएटर बोला जाता है, विष्णु की पूजा होने लगी बहुत ज़्यादा, जिनको प्रिजर्वर बोला जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई, ठीक। अब पहले सिंपल पूजा पाठ होती थी, सिंपल पूजा कर ली, थोड़े मोटे मंत्र पढ़ लिए, लेकिन अब क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, अब सिंपल नहीं होता था, भयंकर बहुत बड़े लेवल पर रिचुअल सैक्रिफाइसेस होते थे। आपको बहुत दान दक्षिणा देना पड़ता था, और यज्ञ वज्ञ एक एक दिन नहीं, 10-10 20-20 दिन, महीने महीने तक चल रहा है। आपने नाम सुना है ना, राजस्व यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, कितने बड़े बड़े यज्ञ होते थे, महीनों महीनों चलते थे, ठीक। उसमें गांव के गांव को खाना खिलाना होता था, ब्राह्मण को तो भयंकर दक्षिणा देनी होती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। इससे आप देखो किसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर और प्रेस्टीज बढ़ी, ब्राह्मण्स की बढ़ी, क्योंकि ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया जाता था। चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, चाहे लैंड के फॉर्म में हो, या किसी और फॉर्म में हो, गाय वाय दी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक गेन ही तो हो रहा है उनका। तो ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ लेटर वैदिक पीरियड में इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये चेंजेस थे आपके इकोनॉमी और सोसाइटी में, जो लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखे। तो इसी के साथ मैं आज रोक रहा हूँ, आपका वीडियो ख़त्म करते हैं। होप इतना मोर देन इनफ है। टाइम हो तो किताब जरूर पढ़ लेना, और नहीं टाइम है तो इसको एक दो बार सुन लेना, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए हो, बुक के फॉर्म में चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि इसको भी आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।